नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, आपको हिंदी की वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और ये सारे प्रश्न आने वाले समय में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में इन प्रश्नों के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है। और आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट लगवा देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जरिए से आप अच्छा स्कोर करके आ पाओगे। तो तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि किसी भी समय यूपी पुलिस की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने पहला कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। तो कब से माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है ये सामान्यतः 1850 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था। तो केशव दास द्वारा जो रचित आध्यात्मिक ग्रंथ है वो है विज्ञान गीता। दो का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न तीसरा आपके सामने कि घनश्याम ने अपने आप कार्यालय की पूरी तैयारी कर ली, इस वाक्य में सर्वनाम बताओ। तो आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 3 में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर जो अपने आप तो यहाँ पर किसका बोलता है? तो ये अपने आप के लिए, और अपने आप में क्या होता है? वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो 3 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि मैंने मेरे को सुधार लिया वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो यहाँ पर किस प्रकार की अशुद्धि ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मैंने मेरे को नहीं, यहाँ पर होना चाहिए थे मैंने अपने आप को, यहाँ पर मेरे हटा के अपने आप को करना चाहिए, अपने आप को सुधार लिया है। तो यहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने के वैदिक हिंसा डॉट डॉट ना भवती। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। 3 वाक्य हैं जो शुद्ध है, जबकि जो चौथा वाक्य है वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध की आपको पहचान करनी है। तो वह सोमवार को आएगा, ये बिल्कुल सही है। इसकी कमीज नहीं, ये भी सही है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री, ये भी सही है। वह दंड देने योग्य नहीं, वह दंड पाने योग्य होना चाहिए था। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि पैसे ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्न में से उचित लोकोक्ति का चयन करें। तो बताना इसमें क्या हो जाएगा। तो पैसे ही आदमी की इज्जत है, इस लोकोक्ति का जो उचित अर्थ होगा वो हो जाएगा जर है तो नर है, नहीं तो खंडर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 13 है आपके सामने कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 13 में कौन सी बर्तनी है जो अशुद्ध। इस प्रश्न को मैं पिछले बार भी करा चुका हूँ। तो आपने अगर वीडियो हमारी लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता चल चुका होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो परमार्थ लिखा ये एक अशुद्ध बर्तनी है। तो ये शुद्ध कैसा लिखा जाए कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा, और अभी तक आपने कितने % वो स्कोर और ये बर्तनी किस तरह से शुद्ध लिखी जाएगी वो भी बताइएगा। प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का उचित अर्थ बताओ। तो कौन सा उचित अर्थ हो जाएगा।
तो नमक मिर्च लगाना इस मुहावरे का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर के कहना। चौधरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। तो बताइए इनमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। कलाई, अच्छी कलाई होती है और अच्छा कलावा। यहाँ पर ये तो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। तलवा, सॉरी कल, अच्छा तलवा, तो ये तो बिल्कुल सॉरी बता रहा हूँ क्या इसमें क्या क्या पूछा है। शरीर के अंग के आधार पर पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। तो पहले देते हैं उंगली एड़ी, अच्छी उंगली अच्छी एड़ी, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छी बाएं अच्छी जांग, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा हाथ अच्छा पैर, ये भी सही है बिल्कुल। अच्छी कलाई अच्छा तलवा, तो इसमें एक तो स्त्रीलिंग हो गया, ये अच्छी कलाई स्त्रीलिंग है और ये अच्छा तलवा तो ये तो पुल्लिंग है। तो एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, तो अशुद्धि तो यहीं पर हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि भारत भारती पुरस्कार इनमें सबसे पहले किसे मिला है। तो किसको सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार मिला वो आपको बताना है। तो जयनंद कुमार, राम कुमार बर्मन और आगे में सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार मिला है वो मिला है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17 है आपके सामने कि कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय बा खाए बोराय जग या पाए बोराय, ये अलंकार बताओ। तो इसमें कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर है यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न 18 है आपके सामने कि एक रम्य उपवन था नंदन मनसा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताइएगा प्रश्न नंबर 18 में कौन सा अलंकार है। एक रम्य उपवन था नंदन मनसा सुंदर, इस पंक्ति में अलंकार उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19 है आपके सामने कि निम्न में कौन स्वर नहीं है। तो इनमें से एक है जो स्वर नहीं है, तो आपको स्वर बताना है कौन सा नहीं है। तो जा जमनी, ये स्वर नहीं, ये व्यंजन है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि स्वर संधि के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार होते हैं स्वर संधि के, ये आपको बताना है। तो सॉरी स्वर संधि नहीं, स्वर ध्वनि के प्रकार पूछे हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, यानी उपयुक्त तीनों ये स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि का का उच्चारण स्थल है। तो का का उच्चारण स्थान कहाँ से है ये आपको बताना है। तो का का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि मन रे तन कागज का पुतला लागे बूंद बिनसी जाए छिन में गर्भ करे तो इतना, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। तो बताइए इनमें कौन सा रस है। तो प्रश्न नंबर जो 22 है ये एक शांत रस का उदाहरण है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 है आपके सामने कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो कौन सा हो जाएगा दाता का स्त्रीलिंग। तो दाता का जो स्त्रीलिंग होगा वो हो जाएगा दात्री, कौन सा दात्री। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। तो बताइएगा दुरात्मा शब्द में उपसर्ग। तो इसमें जो उपसर्ग है वो है दुर, कौन सा है दुर है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि योग ऋण शब्द कौन सा है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा है योग ऋण शब्द। तो दशानन, दशानन ये एक योग ऋण शब्द है। तो 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि बैठक में कौन सा प्रत्यय है। तो बताइए कौन सा प्रत्यय है। तो बैठक जो शब्द है इसमें प्रत्यय है का, कौन सा है का है। तो 26 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने की सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, तो इनमें से कौन सा एक शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो सहायता एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28 से आपके सामने की मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये किस प्रकार का सर्वनाम है मुझे? तो मुझे है एक उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने की यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में सी विशेषण का प्रकार है। तो कौन से विशेषण का प्रकार है ये आपको बताना है। खोटी सी में विशेषण बताना है। तो इसमें जो विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 30 है आपके सामने की क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो क्रिया के जो मूल रूप है इसे हम धातु कहते हैं। क्या धातु कहते हैं? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रियाएं हैं? तो कैसी हैं? तो चलना फिरना दौड़ना ये एक आक्रामक क्रिया है। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि लघुर्मी में कौन सा संधि विच्छेद है? तो बताइएगा। लघुर्मी जो शब्द इसका होता है लघु प्लस उर्मी, ये संधि विच्छेद होता है। तो इसमें हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 33 से आपके सामने की दुरस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दुरस्तर शब्द का संधि विच्छेद? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दुहु प्लस तर। क्या? दुहु प्लस तर। 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने की निम्न में कौन सा समास है? बताइएगा इनमें से कौन सा समास है। तो बताइएगा कौन सा समास है। तो शूलपाणी ये एक समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि निस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत पावन ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे पंक्ति में कौन सा रस विद्यमान है? तो बताइए इसमें कौन सा रस है। तो इसमें है श्रृंगार रस। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कौन सा। तो क्वेश्चन नंबर 33 को आप छोड़ दीजिएगा, इसका आपको आंसर नहीं जोड़ना है, ठीक है। क्योंकि यथाक्रम में भी अव्ययभाव समास होता है। हाथों के लिए कड़ी, तो इसमें तत्पुरुष समास होता है। समझ लीजिए, छोड़ दीजिए। इसमें पूछा नहीं कौन सा समास पूछा गया है, ठीक है। तो 34 को छोड़ दीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की पत्र का अनेकार्थी है। तो कौन सा हो जाएगा पत्र का अनेकार्थी? तो इसका जो अनेकार्थी होता है वो होता है पत्ता। 36 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने की चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो चतुर शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बासव। कौन सा? बासव ये चतुर का पर्यायवाची नहीं है। जबकि सयाना, चालक और नागर ये बासव का पर्यायवाची है, चतुर के पर्यायवाची हैं। बासव चतुर का पर्यायवाची नहीं है। तो 37 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने की निम्न में से कौन सा अज्ञानी प्रश्न 38 है आपके सामने की निम्न में कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो कौन सा है जो अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो अज्ञ, मूर्ख और अनभिज्ञ ये अज्ञानी के पर्याय, जबकि भिज्ञ ये अज्ञानी का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 से आपके सामने की अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। तो कौन सा है अक्ल के दुश्मन का अर्थ? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है महामूर्ख। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है?
तो कौन से काल को कहा जाता है? तो हिंदी में भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।